एवरीवन, वेलकम टू बाय लाइब्रेरी। बात हो चुकी है उन स्टूडेंट्स की जिन्हें CSIR का एग्ज़ाम दिया है एंड उन्हें BARC एग्ज़ाम देना है। तो उनके लिए इट्स अ बिट ईजियर बिकॉज कि उनके पास ऑलरेडी थोड़ा रिवीजन हो चुका है एंड एग्ज़ाम की प्रैक्टिस हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं उन बच्चों की जो कम्प्लीटली फ्रेशर्स हैं एंड दे आर ट्राइंग टू एंटर इनटू दिस डोमेन जहाँ पे उन्हें CSIR या फिर A-Lead एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे या रिलेटेड एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, जिसमें CSIR आता है, आपका गेट आता है, DBT आता है, 1 डे एग्जाम्स आते हैं और साथ के साथ आपका BARC भी आता है। ठीक है, तो अब पहली रिक्विजिट चीज़ जो मुझे लगता है फ्रॉम माय साइड, आपका ओपिनियन में डिफर, कि आपके पास नोट्स होने चाहिए। अगर आपके पास नोट्स है तो इट विल बिकम ईजियर कि आप उनको रिवाइज कर सको। तो अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप एक सब्जेक्ट एक दिन उठाओ। आई एम सेइंग एक दिन से ज़्यादा मत दो। और अगर आपके लिए वो टिपिकल सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लो वो बायोकेमिस्ट्री है, वो क्लासिकल जेनेटिक्स है, तो आप 2 दिन का समय दो उनको, उससे ज़्यादा मत दो। उसमें क्या होगा, जब आपके पास अगर ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं और आपका पास 2 दिन का टारगेट है, तो आप उसको ख़त्म करने की ही जो चाह होती है या फिर अपनी तरफ से जो एफर्ट लगा रहे हो ख़त्म करने का, उसकी वजह से एक बार वो सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। रिवीजन कभी भी एक बार नहीं होना चाहिए, रिवीजन 3 से कम बार तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप अगर पहली बार रिवाइज करते हो एक टाइम बाउंड मैनर में करो, उसे खत्म करो रिवाइज करके, देन सेकंड रिवीजन एंड देन थर्ड रिवीजन। क्योंकि फर्स्ट रिवीजन में बहुत सारी चीज़ें मिस आउट होती हैं, सेकंड में आपको पता चलती है ओके आई मिस्ड आउट ऑन दीज थिंग्स, एंड थर्ड रिवीजन तक पहुंचते पहुंचते आपको दिमाग में इम्प्रिंट होने लगता है कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है। ठीक है, तो पहली रिक्विजिट चीज़ फ्रेशर्स के लिए कि उनके पास नोट्स होने चाहिए। अब अगर आपके पास नोट्स भी नहीं है तब क्या किया जाए? तो अगर नोट्स भी नहीं है तो अगर आपकी बुक पढ़ने की हैबिट है तो आप पाथफाइंडर से पढ़ सकते हो। ठीक है, वो बुक में एक्चुअली कंसाइज तो है बट समझने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ बैकग्राउंड चाहिए अपने दिमाग में, बट यू कैन एटलीस्ट ट्राई। आप कोशिश कर सकते हो कि आप, मैंने एक लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दी है लास्ट टाइम, मैं कोशिश करूँगी अगर इस बार बना पाऊँगी तो लास्ट टाइम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं, आप एक यूनिट उठा सकते हैं, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उठा सकते हैं कि ठीक है, एक हमेशा ना यहाँ पे भी वही है कि हॉटस्पॉट वही रहेगा किसी भी यूनिट का, क्वेश्चंस वहीं से आने हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास ये है कि आपका जो सिलेबस है वो स्टैटिक है, उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये आप पे है कि अब आपको कितना टाइम मिलता है। अभी आई थिंक आपके पास 40 डेज है, एंड 40 डेज भी मैं बहुत कम करके कह रही हूँ कि फेब और जनवरी मिला के कह रही हूँ, आपके पास मार्च में भी इनिशियल 15 दिन तो हैं ही हैं। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो 55 डेज या फिर 54 डेज, बट अगर हम ऐसे देख लें तो 40 डेज ही हैं आपके पास। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट अपने पास भी रख लें, चाहे आप प्रिंट करके रख लें या फिर आप लिख लें अपने पास। उसके बाद आप एक यूनिट उठाओ, उस यूनिट से 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करो और उन 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के MCQs लगाओ। अब MCQs कैसे लगेंगे? अगेन पाथफाइंडर की ही MCQ वाली बुक है, आप उससे लगा सकते हो, राइट? उससे इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि आपके पास उसमें सॉर्टेड है। आप में अगर आपने फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस पढ़ा तो यू हैव क्वेश्चंस ऑन फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, राइट? तो आप उससे लगा के इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपको कितना समझ में आया। तो मैं जितनी यूनिट्स बोल रही हूँ वो इंपॉर्टेंट यूनिट है। आप पहले तो एक कॉपी बनाओ, इट्स बिकम लाइक मेरी काइंड ऑफ बोलने का पहला ही ये लाइन हो जाता है कि आप एक कॉपी बनाओ एंड राइट डाउन कि आपको क्या पढ़ना है किस दिन, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आई एक्चुअली अंडरस्टैंड कि बहुत लोगों के लिए प्लान नहीं वर्कआउट करता, बट आपको ये करना पड़ेगा। आप एक कॉपी बनाओ, उसमें लिखो कि आपको इस यूनिट से ये चीज़ें पढ़नी है, देन उसका क्वेश्चंस लगाओ, देन यू कैन राइट कि इस वाले डोमेन में आप कितने वीक हो। ठीक है, आपके पास 5 से 6 यूनिट्स आप अच्छे से पढ़ के जा सकते हो और 2 से 3 यूनिट्स बहुत शैलो तरीके से भी आप पढ़ के जाओगे तो आप करके आओगे वहाँ पे क्वेश्चंस। ठीक है, और CSIR के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें लगाओ। मतलब आपकी पढ़ाई आई वुड से 5 से 6 घंटा तो जानी चाहिए पर डे, और वो 5 से 6 घंटा आप 4 दिन पढ़ो ना, 5वें दिन आपको बहुत कॉन्फिडेंस गेन होगा उससे। ठीक है, उसके साथ साथ मतलब आपने ये पाथफाइंडर की बुक से पढ़ा, उसके बाद MCQ वाली बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखिए, आपको लग रहा है कि किसी में आपका बेंट है, बेंट यानी कि आप नेचुरली कर ले रहे हो, आप इंस्टिंक्टिवली कर ले रहे हो। आप मेरे को नहीं बता सकते कि क्या रीज़न है, बट यू नो हाउ यू वेंट टूवर्ड्स लाइक द आंसर, आप करेक्ट आंसर तक कैसे पहुँचे। क्योंकि करेक्ट आंसर पहुँचने में एक और स्टेप होता है कि आप जो गलत है उनको एलिमिनेट भी कर रहे हो। अब वो अपना इंस्टिंक्ट होता है, बहुत बार बेंट होता है किसी सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है,
तो अगर वो चीज़ आप पे नेचुरली आ रही है किसी सब्जेक्ट के लिए, तो आप उस सब्जेक्ट के तो पीछे ही पड़ जाओ, उस सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है, क्योंकि वहाँ से आप मार्क्स गेन कर सकते हो। और ऐसा सब्जेक्ट आप पहले लिख लो अपने पास कि 90% सक्सेस रेट कौन से सब्जेक्ट में है आपका, इस 70% कौन से में है, 50% कौन से, 50% से कम वाले को आप एलिमिनेट कर दो। देखो, अगर हमें BARC का ही एग्ज़ाम टारगेट करना है, तो अगर 120 नंबर का टारगेट मैं बोल रही हूँ, तो वो तो 40 क्वेश्चन पे हो जाता है ना, तो आपको तो रॉन्ग एलिमिनेट करने हैं। तो आप ये जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स मैं बताती हूँ, उसमें से पहले अपनी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स उठाओ, उसके साथ साथ एक वीकर टॉपिक भी उठाओ डेली, यानी कि अपनी स्ट्रॉन्ग यूनिट प्लस जो वीकर टॉपिक है उसके कुछ सब टॉपिक्स, ये आपको पर डे करना है। बट दिस प्लान शुड बी योर्स, ये आपका अपना प्लान होना चाहिए अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये डेली डेली डिफर करेगा हर बच्चे के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी सेल बायोलॉजी आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आप सेल बायोलॉजी में अगर कोई भी पोर्शन आप लिंक्ड करना, अगर आप कैंसर करोगे तो उसके साथ साथ एपोप्टोसिस भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं लिंकेज नज़र आ जाएगा जब आप पढ़ोगे। सेल सिग्नलिंग कर लेना साथ के साथ, ठीक है। और कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप कैंसर पढ़ रहे हो तो सेल डिवीजन वाला पूरा प्रोसेस एक साथ कर लेना, यहाँ सेल डिवीजन में अबनॉर्मलिटी है, यहाँ नॉर्मल सेल डिवीजन है, ये पढ़ सकते हो आप सेल डिवीजन, कैंसर और एपोप्टोसिस और सिग्नलिंग वाला पोर्शन एक टाइम निकाल के एक साथ। आई नो ये टीडियस हो जाएगा क्योंकि सिग्नलिंग बहुत बड़ा है, बट मैं वही कह रही हूँ कि आपको शॉर्ट जो रिविजन वाला टाइप है वैसे पढ़ना है। मतलब आज आपने अगर डिसाइड किया कि आपको ये 4 टॉपिक्स करने हैं, तो ये आपको 4 टॉपिक्स करने हैं। मतलब आपका दिमाग क्राउडेड हो जा रहा है उसके बाद भी आपको करने, क्योंकि ये आपका टारगेट था। आज आप इसको कर लेते हो, कल आप इसको रिवाइज करने बैठोगे तो आपको कल कम टाइम लगेगा, लेकिन वो आपको करना है। मतलब आप सेल बायोलॉजी को बहुत अच्छे से कर ले रहे हो और उसके साथ साथ आपको टफ लग रही है क्लासिकल जेनेटिक्स, तो आप क्या करो, क्लासिकल जेनेटिक्स के टोटल कितने टॉपिक्स हैं उसे गिन लो। उसको अगर मान लो आपने काउंट करके देख लिया कि ठीक है 25 हैं या 30 टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो आपने अपने पास रख लिया कि 30 टॉपिक्स हैं। अब क्या करो, आपके 15 दिन में क्लासिकल जेनेटिक्स बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी, प्रोवाइडेड आप में इतना पेशेंस हो कि आप 2 ही टॉपिक करो एक दिन। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप पढ़ने जाओगे तो आपका दिमाग विल बी लाइक कि और करो और करो, क्योंकि आपको नहीं पता ना इसको मज़ा कहाँ पे आ रहा है। बट आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है 2 ही टॉपिक्स में, और दूसरा जो सब्जेक्ट आपके लिए इजी पढ़ रहा है उसके ज़्यादा टॉपिक्स, जो टफ पढ़ रहा है उसके कम टॉपिक्स। टफ होगा दूसरे दिन रिवाइज करना, लेकिन आपको अपने आप को वापस ला के रिवाइज भी करना है। इसमें आपको हेल्प कर सकता है, अगर आप नोट डाउन करते हो तो आपको एक डायरी हेल्प कर सकता है कि डेली आप ट्रैक कर रहे हो कि आपकी कितनी प्रोग्रेस है। देखो, जो भी है ये मेहनत, या 6 घंटे की मेहनत, 7 घंटे की मेहनत आपको करनी है फॉर 45 डेज 50 डेज, उससे ज़्यादा नहीं करनी है, बट उसके बाद आपको रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। ये उनके लिए है जो फ्रेशर्स है। नॉट ओनली मोटिवेशन, टफ होता है जब हम फ्रेशर होते हैं, लेकिन फ्रेशर होने का फ़ायदा ये है कि हमें भी फेलियर नहीं पता है। जब तक हमें फेलियर नहीं पता है, एक सेंस ऑफ फियर नहीं है अंदर, वो सेंस ऑफ फियर नहीं होने में आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा जा सकते हैं। मतलब आप इन्फिनाइट एफर्ट्स कर सकते हो। मैंने जब फर्स्ट टाइम अपना नेट का अटेम्प्ट दिया था, मेरे पास सिर्फ 1 महीना था टोटल पढ़ने के लिए, और मेरे को ऐसा था कि ठीक है एंजॉय करके पढ़ते हैं, तो आई वेंट क्लोजर। लास्ट में मैंने ऐसे कर दिया था कि नहीं यार, कहाँ होता है, लाइक फर्स्ट टाइम में तो कहाँ ही होता है। और फर्स्ट टाइम से ज़्यादा फॉर मी इट वॉज कि 1 महीने में तो कैसी ही तैयारी हो जाएगी। तो आई वेंट क्लोजर, 3 मार्क्स क्लोजर पहुंची थी मैं उसके कट ऑफ के, एंड दैट गेव मी बोथ एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी, एक सेंस ऑफ फियर भी, कि नेक्स्ट टाइम भी मान लो मेहनत करी और ऐसे ही हो गया तो आप ये समझ लो कि आपके पास जो सबसे बड़ा बोनस पॉइंट है, दैट इज यू डोंट नो फेलियर स्टिल। ऑब्वियसली BARC एग्जाम की बात हो रही है, आप इस एग्जाम में फेलियर नहीं जानते हो, तो आप अपनी तरफ से अपना सब कुछ लगा दो इतने पूरे टाइम में, बट आप ट्रैक करते जाओ, आप अपनी पढ़ाई को ट्रैक करो, आप देखना कितनी अच्छी पढ़ाई होती जाती है, ठीक है। बाकी जो आपके क्वेश्चंस हो, जो आपकी क्वेरीज हो, आप कमेंट्स में डालो, मैं रिप्लाई सारा कर रही हूँ। ईमेल्स पे मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, तो जिसको भी जो बात करनी है वो यहाँ पे कर दे, और जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबडी।